फार्माकोलॉजी में हम बार बार रिसेप्टर वर्ड सुनते हैं, पर यह असल में होता क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो रिसेप्टर एक सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल है। सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल है। इसका काम शरीर में आने वाले केमिकल्स को पहचानना और उन पर रिस्पॉन्ड करना होता है। जब इन सारे रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करने के लिए हम बड़े 5 क्राइटेरिया को यूज करते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, लिगेंड बाइंडिंग, ट्रांसड्यूसर पाथवे और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। अब हम देख रहे हैं ये पांचों क्राइटेरिया में क्या क्या होता है। फर्स्ट वन फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया, यानी ड्रग उन पर कैसा रिएक्ट करता है। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन से टिश्यू या ऑर्गन में फैला हुआ है। लिगेंड बाइंडिंग, इसके साथ कौन कौन से मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। ट्रांसड्यूसर पाथवे, सिग्नल आगे भेजने का उसका रास्ता क्या है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, इसकी जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बनावट कैसी है। फिर हम देखेंगे रिसेप्टर थ्योरी। रिसेप्टर थ्योरी 3 है। फर्स्ट वन, जितने ज्यादा रिसेप्टर ड्रग से घिरते हैं उतना ज्यादा रिस्पांस आएगा। सेकेंड वन, रेट थ्योरी। रिस्पांस इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रग्स कितनी तेजी से रिसेप्टर से जुड़ा और हट रहा है। थर्ड वन, 2 स्टेट रिसेप्टर थ्योरी। रेस्टिंग स्टेट और एक्टिव स्टेट। रेस्टिंग स्टेट आर और एक्टिवेटेड स्टेट आर स्टार। एगोनिस्ट एक्टिव स्टेट को बढ़ाता है, इनवर्स एगोनिस्ट रेस्टिंग स्टेट को, और एंटागोनिस्ट दोनों को बैलेंस रखता है। यह हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। रेस्टिंग स्टेट, ये वाला आर जो है रेस्टिंग स्टेट में है, ये एक्टिव स्टेट में है। इनवर्स एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, तो ये फिर रिस्पांस कैसे शो करेंगे। एक्टिव स्टेट एंटागोनिस्ट, रेस्टिंग स्टेट एंटागोनिस्ट, इनवर्स एंटागोनिस्ट रेस्टिंग स्टेट में ही रहेंगे, एंटागोनिस्ट एक्टिव स्टेट में, फिर रिस्पांस शो करेंगे। एगोनिस्ट एक्टिव स्टेट को बढ़ाता है और इनवर्स एगोनिस्ट रेस्टिंग स्टेट को और एंटागोनिस्ट दोनों को बैलेंस करता है, फिर रिस्पांस शो करता है। अब हम लोग देखेंगे रिसेप्टर। अभी तक हम उनके बेसिक समझ चुके हैं। रिसेप्टर के सबसे पहला और सबसे तेज टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। इस टाइप के रिसेप्टर को हम आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ जरूरी बात। एक्शन, कैसा एक्शन शो करता है ये आमतौर पर वो रिसेप्टर होते हैं जिन पर हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर आकर एक्ट करते हैं। इनकी स्पीड मिली सेकेंड में होती है, यानी पलक झपकते ये अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? ये सेल के मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। इनका कपलिंग मैकेनिज्म एकदम डायरेक्ट होता है। जैसे ही ड्रग जुड़ती है, बिना किसी देरी के आयन चैनल खुल जाता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। निकोटिनिक एसीएच रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर, ग्लूटामाइड रिसेप्टर, ग्लाइसिन रिसेप्टर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। निकोटिनिक एसीएच रिसेप्टर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक असेंबली। यह रिसेप्टर 4 अलग अलग टाइप्स के सिंबॉलिक्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से मिलकर बना हुआ होता है। हेलिकल्स, इसमें 4 मेम्ब्रेन्स स्नैपिंग अल्फा हेलिकल्स मेम्ब्रेन के अंदर इंस्टेंट होते हैं। बाइंडिंग साइट्स, इसमें 2 ACH बाइंडिंग साइट्स होते हैं। रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए दोनों साइट्स पर ACH मॉलिक्यूल्स का जुड़ना जरूरी होता है। जैसा कि इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि ACH दोनों साइड हमारा अटैच्ड है। बस इसी ग्राफ को हम लोग अभी समझ रहे हैं। इसके बीच के रास्ता सेंट्रल पोर सब यूनिट के हेलिकल सेगमेंट से बने होते हैं, जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और एक रुकावट या कंसंट्रेशन बनाते हैं। अब ये काम कैसे करता है? जैसे ही ACH मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, अल्फा सब यूनिट ट्विस्ट होता है जिससे वह मुड़ जाता है। हेलिकल
सीधे या दूर हट जाते हैं और चैनल का रास्ता खुल जाता है। चैनल खुलते ही सोडियम और पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी की वजह से सेल मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। फन फैक्ट्स, अगर इसके हेलिक्स में एक छोटा सा म्यूटेशन हो जाए तो यह चैनल केशन सिलेक्शन से बदलकर अनायन सिलेक्शन जैसे गाबा रिसेप्टर बन सकता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। फार्माकोलॉजी का सबसे पॉपुलर रिसेप्टर है। इसके खोज के लिए एल्फ्रेड गुडमैन, गिलमैन एंड मार्टिन रोडवेल को 1994 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इस रिसेप्टर के कुछ महत्वपूर्ण यूनिक फीचर जो हमें याद रखना है, एग्जाम में भी आते हैं। स्ट्रक्चर, मेटाबोट्रोपिक या 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को 7 बार पार करते हैं। हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। ये सेल मेम्ब्रेन पर होता है और इसका काम करने का टाइम स्केल सेकंड में होता है, यानी आयन चैनल से थोड़े धीमे काम करता है। ये जी प्रोटीन के जरिए कपल्ड होते हैं और इनका इम्पैक्ट किसी चैनल या एंजाइम पर पड़ता है। एग्जाम्पल, एड्रेनोसेप्टर्स, म्यूस्कैरेनिक ACH, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिसेप्टर। इसके अलावा ओपॉइड, एमाइन, पेप्टाइड और पोस्टा आयन रिसेप्टर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इसके 3 बड़े फैमिली को देखते हैं। पहले बात करते हैं इसकी बनावट की। यह एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। इसमें लगभग 1100 रेसिड्यू होते हैं। इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल्स होता है। साथ ही बाहर की तरफ एक एन टर्मिनल डिनोटेड होता है और सेल अंदर के तरफ सी टर्मिनल डोनेटेड होता है। इसका जो थर्ड साइटोप्लाज्मिक लूप होता है वही सीधे जी प्रोटीन से कपल्ड यानी जुड़ा हुआ होता है। अब हम इस टेबल को देखेंगे, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी। फैमिली ए में अब इस टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 फैमिली में बटा हुआ है। फैमिली ए रोडोप्सिन फैमिली, फैमिली बी ग्लूकागोन रिसेप्टर फैमिली, फैमिली सी मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो हम लोग फर्स्ट फैमिली ए को देखते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें एमाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, प्यूरिन्स और कैनाबॉइड्स के रिसेप्टर्स आते हैं। इनका एन टर्मिनल टेल छोटा होता है। फैमिली बी हम देखते हैं रिसेप्टर और स्ट्रक्चर। इसमें सेक्रेशन ग्लूकागोन और कैल्सियोटोनिन जैसे पेप्टाइड्स हार्मोन्स के रिसेप्टर्स आते हैं। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर टेर मीडियम साइज का होता है। फैमिली सी यह एक छोटा ग्रुप है। इसमें मेटाबोट्रोपिक माइट, ग्लूटामेट, गाबा बीटा रिसेप्टर और कैल्शियम आयंस सेंसिंग रिसेप्टर आते हैं। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर टेल काफी लंबा होता है। अब हम बात करेंगे असली डाकिया या मैसेंजर जो सेल के अंदर सिग्नल पहुंचाता है, यानी जी प्रोटीन एंड देयर रोल्स। चलिए इसके काम करने के तरीकों को आसान शब्दों में समझते हैं। जी प्रोटीन असल में मेम्ब्रेन में रहने वाला प्रोटीन्स की एक फैमिली है। इसका काम एक्टिवेट्स GPCR को पहचानना और उस मैसेज को आगे इफेक्टर सिस्टम तक पास करना है ताकि सेलुलर रिस्पांस जनरेट हो सके। हम इस डायग्राम में देखेंगे, ये रहा रिसेप्टर, ये रहा अल्फा और बीटा और गामा। तो इस स्ट्रक्चर में 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा गामा।
ये तीनों सब यूनिट लिपिड रेसिड्यू के सहारे सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। एक एंकर रहती है। रेस्टिंग स्टेट, नॉर्मल कंडीशन में अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी मॉलिक्यूलर्स जुड़े होते हैं। एक्टिव एगोनिस्ट ड्रग, ये जैसे एगोनिस्ट ड्रग अगर जुड़ा है वैसे ही यह बाउंड जीडीपी वहां से हटकर हट जाता है। ये जो बाउंड जीडीपी है ये हट जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह सेल का हाई एनर्जिक न्यूक्लियोटाइड जीटीपी आकर एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां से जीडीपी हटा और यहां पे देखेंगे हम जीटीपी आकर जुड़ गया है। फिर हम देखेंगे जीटीपी जुड़ते ही अल्फा जीटीपी कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर से बाकी की दो सब यूनिट बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स से अलग यानी डिसोसिएट हो जाता है। यहीं अलग हुए कॉम्प्लेक्स आगे जाकर टारगेट एंजाइम या आयन चैनल जैसे कैल्शियम या पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट कर देते हैं। ये जाकर यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये हम पूरा प्रोसेस देखें, जीडीपी से जीटीपी होने की प्रोसेस। अब हम समझेंगे इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यानी सिग्नल एम्प्लीफिकेशन और इसके अलग अलग सब टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन की। बॉडी में एक सिग्नल एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कई सारे जी प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सकता है और ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स अपना इफेक्ट एंजाइम के साथ अपनी इतनी देरी तक जुड़े रहते हैं कि सेल के अंदर ढेर सारे सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जैसे कोलेरा टॉक्सिन्स इसी सिस्टम पर असर डालते हैं। अब हम इस टेबल को देखेंगे। जी प्रोटीन के 4 मेन क्लासेज होते हैं, जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा ओ, जी अल्फा क्यू। इनके काम करने के तरीका एकदम अलग अलग है। जी अल्फा एस स्टिमुलेटरी, ये कैटेकोलामाइन। जी अल्फा एस स्टिमुलेटरी, ये कैटेकोलामाइंस और हिस्टामाइंस रिसेप्टर से जुड़ एड्रेनालाइन साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, जिससे कैंप का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। जी अल्फा आई इनहिबिटर्स, ये ओपियोइड और कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर के साथ काम करता है और एड्रेनालाइन साइक्लेज को रोककर कैंप का लेवल घटा देता है। जी अल्फा ओ, इसमें अल्फा सब यूनिट का काम लिमिटेड होता है, बाकी काम बीटा और गामा सब यूनिट संभालती है। जी अल्फा क्यू, ये पेप्टाइड और प्रोस्टेनोइड रिसेप्टर के जरिए फॉस्फोलिपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे IP3 और DAG जैसे सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं। जी बीटा गामा सब यूनिट, ये सीधे पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करती है और वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल को इनहिबिट यानी रोक देती है। टारगेट फॉर जी प्रोटीन, जब जी प्रोटीन एक्टिव होता है तो वह अपने पहले टारगेट यानी एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम के पास जाता है। इस एंजाइम का मुख्य काम होता है सेल के अंदर एक बहुत ही जरूरी मैसेंजर बनाना, जिसे हम कहते हैं कैंप यानी साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यह एंजाइम इस सेकेंड मैसेंजर के फॉर्मेशन को
कैटेलाइज यानी तेज कर देता है। ये कैंप सेल के अंदर क्या धमाल मचाता है ये देखते हैं। सेल के अंदर मौजूद कैंप अलग अलग प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर देता है जो हमारे सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये एक्टिवेशन कैसे होता है इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। यह एक्टिवेशन कैसे होता है। सी कैंप कई अलग अलग तरीके से शरीर के बहुत सारे एंजाइम कैरियर और बाकी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेशन कर देता है। इसी फॉस्फोराइलेशन के वजह से हमारे सेल के फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब जी प्रोटीन सिग्नल देता है तो फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। यह एंजाइम सीधे हमारे मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को तोड़कर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर बनाता है। पहला मैसेंजर है IP3 और सेकंड मैसेंजर है DAG। IP3 इनिसिटोल ट्राइफॉस्फेट और DGA मतलब होता है डाइसाइक्लोग्लाइसेरॉल। अब हम दोनों सेल के अंदर दो अलग अलग जिम्मेदारी संभालते हैं वो देखते हैं। IP3 का काम होता है यह सेल के अंदर मौजूद ट्रांससेलुलर कंपार्टमेंट्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है, जिससे हमारे सेल के साइटोसोल्स में फ्री कैल्शियम आयन का लेवल अचानक बढ़ जाता है और कई सारे रेगुलर इवेंट्स ट्रिगर हो जाते हैं। अब दूसरा DAG का काम देखते हैं। दूसरी तरफ यह DAG सीधे प्रोटीन काइनेज C एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। यह एक्टिवेट एंजाइम आगे जाकर प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन कराता है और सेल के कई जरूरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। यही था IP3 और DAG का पूरा डबल एक्शन मैकेनिज्म। अभी जस्ट हम लोगों ने कैंप और IP3 DGA पाथवे देख लिया। अब हम बात करेंगे जी प्रोटीन के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट सिस्टम। पहला है आयन चैनल डायरेक्ट कंट्रोल। यह जी प्रोटीन की जो बीटा और गामा सब यूनिट होता है वो सीधे जाकर पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल के साथ इंटरेक्ट करती है और इसे कंट्रोल करती है। फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, यह एंजाइम सेल में आर्चिडोनिक एसिड और इकोसैनोइड के फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है और जो आगे जाकर सूजन और बाकी रिस्पॉन्स में काम आता है। इसमें G12 और G13 टाइप जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट एक विशेष फैक्टर ग्यूनोसाइन न्यूक्लियोटाइड्स एक्सचेंज फैक्टर के साथ इंपैक्ट करती है। यह फैक्टर दूसरे जीटी फेज यानी RH पर GDP टू GTP एक्सचेंज को आसान बनाता है। जैसे ही ROH एक्सचेंज होकर एक्टिवेट होता है वो ROH काइनेज को एक्टिवेट कर देता है जो प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। लास्ट में MAP काइनेज सिस्टम माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसे साइटोकाइनेज और ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट करते हैं जो काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर या GPCR लिंक पर काम करते हैं। इसका मुख्य काम हमारे सेल डिवीजन, एपोप्टोसिस और टिश्यू रीजनरेशन जैसे बड़े प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब हम टाइप 3 काइनेज लिंकेज एंड रिलेटेड रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे।
इन रिसेप्टर के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बात यह है, ये एग्जाम पॉइंट से भी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन को बस टर्न ओवर कर देता है। यह एक बहुत ही बड़ा हेटेरोजेनसिस ग्रुप है जो मुख्य रूप से प्रोटीन मेडिएटर्स को रिस्पॉन्ड करता है। इसका काम करने का टाइम स्केल आवर्स यानी घंटों में होते हैं, यानी ये बाकी दोनों के मुकाबले काफी धीमे काम करते हैं। लोकेशन, ये भी सेल की मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं और इसका कपलिंग मैकेनिज्म एकदम डायरेक्ट होता है। इफेक्टर, इसका मुख्य इफेक्टर प्रोटीन काइनेज एंजाइम होते हैं। एग्जाम्पल, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइनेज और एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स रिसेप्टर। इसका अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड टाइप देखेंगे। अगर इसके मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर को देखें तो ये बड़ा प्रोटीन्स होते हैं जो सिंगल चेन से बने होते हैं। इसमें लगभग 1000 रेसिड्यू होते हैं। इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन स्नैपिंग हेलिकल्स रीजन होता है। बाहर की तरफ एक बड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बिल्डिंग डोमेन होते हैं और सेल के अंदर एक इंट्रासेलुलर डोमेन होता है जिसका साइज और फंक्शन बदलता रहता है। अभी हम देखेंगे, ये डायग्राम देख चुके हैं। इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिकल रीजन है, बाहर की तरफ एक बड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंड डोमेन होता है और सेल के अंदर एक इंट्रासेलुलर डोमेन होता है जिसका साइज और फंक्शन बदलते रहता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, यानी ये सेल के अंदर अपना सिग्नल आगे कैसे बढ़ता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। द एक्टिवेशन मैकेनिज्म, देखो इस पाथवे में जैसे कोई ड्रग या लिगेंड जुड़ता है तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले होता है रिसेप्टर्स का डिमेराइजेशन होता है, वो भी देख लो। यानी दो रिसेप्टर्स यूनिट्स का आपस में जुड़ाव, डिमेराइजेशन कहते हैं उसे। इसके तुरंत बाद होता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ ट्रायोसिन रेसिड्यू, यानी ये रिसेप्टर्स अपने ही ट्रायोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर लेते हैं जो आगे चलकर इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स के SH2 डोमेन के लिए एक्सेप्टर का काम करते हैं। ये पूरी सिस्टम मुख्य रूप से सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने और इवेंट्स में शामिल होता है और इस इनडायरेक्टली वाली इवेंट और यह इनडायरेक्टली हमारी जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। इस मैकेनिज्म के तहत दो सबसे इम्पैक्ट पाथवे काम करते हैं जो हम अभी डायग्राम में देखेंगे, द RAF और MAP काइनेज पाथवे। इसका मुख्य काम है सेल डिवीजन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को संभालना। द जैक स्टार पाथवे, इससे कई सारे साइटोकाइनेज एक्टिव करते हैं। इसका काम शरीर में बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के सिंथेसिस और उनके रिलीज को कंट्रोल करना होता है। टाइप 4 न्यूक्लियर रिसेप्टर, आखिर न्यूक्लियर रिसेप्टर में क्या होता है? ये बाकी रिसेप्टर से काफी अलग होता है क्योंकि ये सीधा हमारे जीन्स के लेवल पर जाकर काम करता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इन रिसेप्टर के बारे में ये जरूरी बात हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि ये रिसेप्टर भी एग्जाम्स में पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में भी पढ़िएगा।
फंक्शन क्या होता है इसका? इसका मुख्य काम होता है जीन्स ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना। टाइम स्केल, इसका काम करने का टाइम स्केल आवर्स यानी घंटों में होता है, यानी ये काफी धीमे असर दिखाता है। लोकेशन, ये होता कहाँ है, ये कपलिंग कहाँ करता है, ये सेल के अंदर यानी इंट्रासेलुलर लोकेटेड होता है और इसका कपलिंग सीधे डीएनए के जरिए होता है। एग्जाम्पल, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एस्ट्रॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, रेटिनोइक एसिड, विटामिन डी रिसेप्टर्स। फैक्ट्स, इस फैमिली में बहुत सारे यानी लगभग 40% ऑर्फेन रिसेप्टर शामिल होते हैं। इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखेंगे। एन टर्मिनल डोमेन, यहाँ AF1 साइट होती है जो दूसरे सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से जुड़ी है और रिसेप्टर की एक्टिवेशन को मॉडिफाई करती है। कोर डोमेन, यह हिस्सा डीएनए रिकॉग्नाइजेशन एंड बाइंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये सीधे जीन्स में मौजूद हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट्स से जाकर बाइंड हो जाता है और उन्हें रेगुलेट करता है। हाई रीजन, यह मॉलिक्यूल को दूसरे न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ डीमेराइज में मदद करता है यानी जुड़ने में मदद करता है। सी टर्मिनल डोमेन, इसमें लिगेंड बाइंडिंग मॉड्यूल होता है जो एक ग्लास के रिसेप्टर। सी टर्मिनल डोमेन, इसमें लिगेंड बाइंडिंग मॉड्यूल होता है जो एक क्लास के रिसेप्टर के लिए एकदम स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट, ये इसका क्लासिफिकेशन है, आप लोग ये नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा। क्वांटिटेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन एंड एलिसिएंट इफेक्ट। अभी तक हमने देख लिया है कि ड्रग और रिसेप्टर आपस में कैसे जुड़ते हैं, लेकिन हम इस ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन और उसके असर को नापते कैसे हैं, अब हम ये देखते हैं। सबसे पॉपुलर मेथड रेडियो लिगेंड बाइंडिंग एसे। इसमें ड्रग और लिगेंड का एक रेडियो लेबल्ड फॉर्म यूज किया जाता है ताकि रिसेप्टर्स से उसकी बाइंडिंग को मापा जा सके। प्रोसीजर, इसमें सेल्स या टिश्यू को हम रेडियो लेबल्ड लिगेंड के साथ इंक्यूबेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी मात्रा में ड्रग रिसेप्टर से बाउंड हुआ है। इसमें हमें ड्रग की बाइंडिंग एफिनिटी, रिसेप्टर डेंसिटी और डिसोसिएशन कांस्टेंट की पूरी जानकारी मिलती है। एंजाइम लिंकेज इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एलिसा। एलिसा आप लोग बी फार्मा में भी पढ़े होंगे, बहुत ही ब्रीफ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, या बी फार्मा का एग्जाम हो या एम फार्मा का एग्जाम हो, ये बहुत ही टॉपिक रिपीटेड होता है। एंजाइम लिंकेज इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, यह स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज करके ड्रग और रिसेप्टर को इंटरेक्शन को डिटेक्ट और क्वांटिफाई करते हैं। आमतौर पर इसमें ड्रग या रिसेप्टर को एक सरफेस पर इमोबिलाइज्ड करके एंटीबॉडी से टेस्ट करते हैं। क्वांटिफिकेशन, यह सीधे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन को नापते हैं। प्रिंसिपल, यह सीधे उस फाइनल फंक्शनल रिस्पॉन्स को मापते हैं जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की वजह से पैदा होता है। एग्जाम्पल जैसे कैंप ऐसे, जो सेल के अंदर मौजूद इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP के लेवल्स में होने वाली बदलाव को मापते हैं। कैल्शियम मोबिलाइजेशन ऐसे, यह सेल के अंदर होने वाले इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयंस के लेवल्स को
बदलाव को मॉनिटर करते हैं। सेल प्रोलाइफरेशन इसे यह देखता है कि ड्रग रिस्पेक्ट इंटरेक्शन का सेल की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, जिससे हम ड्रग की पोटेंसी और इफिकेसी का पता लगाते हैं। बायोसेंसर टेक्नोलॉजी, यह एसपीआर यानी सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस जैसे एडवांस टेक्निक पर यूज करते हैं। ड्रग्स और रिसेप्टर के बीच होने वाली रियल टाइम इंटरेक्शन को मॉनिटर करते हैं। क्वांटिटेशन, इससे हमें बहुत ही सटीक काइनेटिक डाटा जैसे एसोसिएशन, डिसोसिएशन रेट और एफिनिटी कांस्टेंट्स की पूरी वैल्यू मिल जाती है। फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, फ्लोरोसेंस के बारे में आप बी फार्मा में पढ़े होंगे। अब किस सेमेस्टर में पढ़े हो तो आपको पता होगा, बट वहां पे ज्यादा डीपली है। यह तब काम आता है जब डोनर और एक्सेप्टर फ्लोरोसेंस एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। जैसे फ्लोरोसेंस सिग्नल बदलता है, उसका यूज हम ड्रग बाइंडिंग के दौरान रिसेप्टर में होने वाली कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेज को स्टडी करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोफाइसियोलॉजिकल टेक्निक, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेज, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, यह ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की वजह से सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में होने वाली बदलाव को नापते हैं, जो मुख्य रूप से आयन चैनल रिसेप्टर के लिए यूज होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग। इससे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयन फ्लो पर पड़ने वाली इम्पैक्ट का पूरा डेटा मिल जाता है। कंप्यूटेशनल अप्रोच, इसमें होता क्या है, इसमें लैब के बिना सुपर कंप्यूटर पर मॉलिक्यूल्स डॉकिंग, मॉलिक्यूल्स डायनेमिक्स सिमुलेशन और बाकी कंप्यूटेशनल मेथड का यूज करके ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को पहले से ही प्रिडिक्ट और एनालाइज किया जाता है। जैसे हम लोग हाइपोथेटिकल ड्रग एनालिसिस करते हैं ना, बस वही प्रोसेस है, बस इसमें कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच हमें ड्रग की बाइंडिंग, एफिनिटीज और इंट्रैक्शन काइनेज और इसके ब्रीफ स्ट्रक्चर डिटेल के बारे में इंसाइट्स और डेटा प्रोवाइड करता है। अभी आप लोग के दिमाग में ये भी चलेगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो ये आप लोग के लिए है, ये आप लोग पढ़कर कमेंट में बताइएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अब हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड यूनिट या फिर कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है वो आप लोग बताइएगा। थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो बनाने के तरीका में क्या इम्प्रूव करें वो भी सजेस्ट करें।